हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं सैलरी सिलेबस 2016 जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है। इसका पहला एग्जाम हुआ था जून 2017 में। तो मैं आपके साथ कवर करूंगा जून 2017 और उसके बाद के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। हम रेफर कर रहे हैं सुचिता प्रकाशन का स्कैनर। आप कोई भी दूसरा स्कैनर रेफर कर सकते हैं या अगर आपके पास पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं आप वो भी रेफर कर सकते हैं। देयर आर फ्यू मिस्टेक्स, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती हैं क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी हैं बहुत सारी, और कुछ आंसर्स में मिस्टेक है। इवन जो आंसर आईसीएमआई ने सजेस्ट किए हैं तो कहां पर करेक्शन करनी है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये है जून 2017 का क्वेश्चन। जून 2017 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 7 मार्क्स। जून 2017। Raghu is employed with Yes Power Company Limited as General Manager Finance at Kolkata. कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये कोलकाता वर्ड आया है, ध्यान रखिएगा। ये यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन करते हैं या एचआरए का करते हैं। ही फर्निश यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020, जी हाँ, मैं अमेंडेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर है एग्जाम के लिए फॉर जून 2020 एंड दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर है 2021। तो ये प्रीवियस ईयर टू 1920 की इंफॉर्मेशन दी गई है। बेसिक सैलरी है 40,000 पर मंथ। पहली बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डीएनएस अलाउंस पर मंथ एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए बेसिक सैलरी है 40,000 रुपए पर मंथ, 40,000 रुपए पर मंथ। अच्छा, क्या ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है? जी नहीं, रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो साथ साथ करते चलते हैं। रिटायरमेंट के क्वेश्चन में हमें ध्यान देना होता है, ठीक है, बट यहाँ रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है और सैलरी में कोई इंक्रीमेंट भी नहीं है, तो हम साथ साथ कर सकते हैं। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, बेसिक सैलरी है 40,000 पर मंथ, तो 40,000 पर मंथ, सो ये टोटल हमारे पास आएगी 4,80,000 रुपए। डीएनएस अलाउंस पर मंथ एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं डीए। डीए कितना है? डीए है हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई 12, 3,60,000। ठीक है जी, 3,60,000 ये हमारे पास हो गया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे एचआरए की कैलकुलेशन करते हैं, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करते हैं, परक्विजिट की वैल्यूएशन करते हैं। तो वहां पर जब हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं वैल्यूएशन करने के लिए या एग्जाम्पशन निकालने के लिए, तो वहां पर आता है सैलरी की डेफिनेशन में डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट या डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो यहां पर डीए लिखा है 30,000 और साथ में लिखा है एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 100% है। तो डीए भी 30,000 पर मंथ है एंड डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट भी 30,000 रुपीज पर मंथ लिया जाएगा। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये लीजिए आ गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्लास में आपको याद होगा, मैं हमेशा कहता था कि जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करने के लिए जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी में हमें टैक्सेबल अलाउंसेस चाहिए होते हैं, तो इसलिए पर्क का वैल्यूएशन हम लास्ट में कर लेते हैं। तो यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन लिख देते हैं, वैल्यूएशन थोड़ा बाद में करेंगे, हो सकता है आगे कुछ अलाउंसेस नजर आ जाए। कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन फ्रॉम 1/6/2019। देखिए आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं 1/4/19 टू 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2020, मगर कार प्रोवाइड की गई है फ्रॉम 1 ऑफ जून दी गई है। तो इसका मतलब अप्रैल एंड मई 2 महीने वो कार यूज नहीं कर रहा है, तो कार का वैल्यूएशन केवल 10 महीने होगा। इंजन क्यूबिक कैपेसिटी जो सीसी है मोर देन 1.6 लीटर, मतलब बड़ी कार है ये हमारे लिए। इट इज यूज्ड बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी है, ठीक है, ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज हो रही है। रनिंग एक्सपेंसेस फुली मेड बाय एम्प्लॉयर, रघु ड्राइव्स कार हिमसेल्फ। कार एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर का, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, यही लैंग्वेज हम यूज कर रहे थे कंसेप्ट डिस्कस करते हुए। ठीक है, सेल्फ ड्रिवन है, ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं दी गई, तो छोटी कार का वैल्यूएशन होता है 1800 पर मंथ और बड़ी कार होता है 2400 पर मंथ। तो जब आप कार की वैल्यू यहां निकालेंगे
2400 एंड याद रखिएगा 12 नहीं केवल 10 महीने के लिए वैल्यू निकालनी है, ये होगी आपके पास 24,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय 12% ऑफ बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस। प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय 12% ऑफ बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस। देखिए यहां पर ये नहीं लिखा कि ये जो प्रोविडेंट फंड है ये रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। यहां पर दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। नंबर वन, अगर ये अनरिकॉग्नाइज्ड होता तो क्वेश्चन आपको जरूर पता था। ठीक है, तो पॉजिटिव असम्पशन लेंगे कि ये रिकॉग्नाइज होगा। दूसरा, ही इज वर्किंग विद अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, अनरिकॉग्नाइज की नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का जो प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी टैक्स फ्री, 12% के बाद टैक्सेबल, और जो एम्प्लॉय का होता है वो सेक्शन 80C में, क्योंकि हमने 80C अभी क्लास में नहीं किया है, बाद में आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहां पर सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू employers contribution to RPF कितना है? ये है 12% ऑफ बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस। अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा। employers contribution to RPF, employers contribution to RPF टैक्स फ्री होता है 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल्स। इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अभी मल्टीपल टाइम्स आने वाला है हमारे पास आगे। देखिएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, हमारा बेटा जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में वो किया है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 4,80,000 प्लस डीए, क्वेश्चन में वर्ड लिखा है डीए, डीए नॉट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, क्वेश्चन में लिखा है बेसिक सैलरी एंड डीए, डीए है 3,60,000। ठीक है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो क्या है बेटा? 4,80,000 प्लस 3,60,000 मल्टीप्लाई 12%। कभी भी ना शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना, गलती हो सकती है, ये आने वाले क्वेश्चन में आपको पता लगेगा। ठीक है, 1,08,000 रुपए। और टैक्स फ्री कितना होता है? एग्जाम्प्ट कितना होता है? एग्जाम्प्ट होता है 12% ऑफ, 12% ऑफ, ये ध्यान से देखिएगा, 12% ऑफ बेसिक सैलरी 4,80,000। ठीक है, 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि जितना डीए मिल रहा है वो पूरा का पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, तो मतलब डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट भी 3,60,000 है, और कमीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो होगी निल। कैलकुलेट करके देख लेना, स्कैनर में डायरेक्टली आपको निल मिलेगा, मगर उसके पीछे मत भागेगा, कैलकुलेट करके देखना, मिस्टेक हो सकती है, आने वाले क्वेश्चन में ये आपको सिचुएशन नजर आएगी। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज कमिंग सेम, तो बेटा ये भी होगा 1,08,000 रुपए। ठीक है, तो टैक्सेबल होगा हमारे पास निल। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट, फिक्स्ड टिफिन अलाउंस, टिफिन अलाउंस दिया गया है। देखिए अलाउंसेस हमने पढ़े थे। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास कुल 13 अलाउंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, वो टैक्स फ्री होते हैं, बाकी जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा। इन 13 में अगर कोई कवर नहीं होता तो टिफिन अलाउंस 100% टैक्सेबल होता है। खर्च किया है नहीं किया है मैटर नहीं करता है, फुली टैक्सेबल 20,000 रुपया। नेक्स्ट, फिक्स मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्स फ्री होता है, टैक्सेबल होता है। 30,000। क्रेडिट कार्ड एनुअल फी फुली टैक्सेबल पक होता है, फॉर पर्सनल पर्पस है, ऑफिशियल टैक्स फ्री, पर्सनल टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस 7,000। नेक्स्ट, ओनली सन ऑफ मिस्टर रघु इज गिवन फ्री एजुकेशन इन ए स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज 1,500 पर मंथ। ये इंपॉर्टेंट है। ये टैक्सेबल एजुकेशन फैसिलिटी, देखिए एजुकेशन फैसिलिटी टैक्सेबल होती है
स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन आपको याद होगी, हमने बताते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी जो कंपनी का डायरेक्टर हो या जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ तो 50,000 रुपए से ज्यादा नजर आ रही है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो मोटर कार भी टैक्सेबल होगा, हो चुका है, और ये फ्री एजुकेशन भी टैक्सेबल होगी। फ्री एजुकेशन में क्या करते हैं, फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट क्या था कि अगर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है स्कूल को, तो अगर एजुकेशन की वैल्यू इन सिमिलर स्कूल इन सेम लोकेलिटी चेक करते हैं 1000 पर मंथ तक है तो टैक्स फ्री, अगर 1000 से ज्यादा होती है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। मैंने आपको बताया था इस पे डिसीजन है, यहाँ पर 1000 रुपए की एग्जाम्पशन नहीं होती, या तो पूरा टैक्स फ्री होता है या पूरा टैक्सेबल, क्योंकि एजुकेशन की फैसिलिटी 1500 पर मंथ है। अब देखो सिमिलर स्कूल नहीं दिया गया, सिर्फ वैल्यू हमें दी गई है, तो वो है 1500 पर मंथ, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज फुली टैक्सेबल, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। 1500 मल्टीप्लाई 12, 18,000। लास्ट पॉइंट, लोन टेकन बाय मिस्टर रघु फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, इसका बेटा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर प्रोविडेंट फंड से कोई लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट है, उसका सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर हम अगर टोटल करेंगे, अभी हमें एक पॉइंट रहता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो ये हमारे पास होगी ग्रॉस सैलरी, ये है हमारे पास ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। 3 डिडक्शन होती है, याद है ना, प्रोफेशनल टैक्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड स्टैंड डिडक्शन। इस क्वेश्चन में केवल स्टैंड डिडक्शन मिलेगी, और स्टैंड डिडक्शन का रेट कितना हो चुका है, असेसमेंट ईयर 2020-21 से लिमिट हो गई है 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए यहां पर हम माइनस कर देंगे, तो लास्ट में बचेगी हमारे पास टैक्सेबल सैलरी। मैं क्वेश्चन को यहीं वाइंड अप करूंगा, एटीसी की डिडक्शन हम कभी कवर नहीं कर रहे हैं, टैक्सेबल सैलरी। अब एक पॉइंट हमारे पास है, चलिए उसका वैल्यूएशन कर लेते हैं। हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये वाला पॉइंट रहता है। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कर लेते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हमें चाहिए होती है डेफिनेशन ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है, सैलरी। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन ऑफ हाउस के लिए हमें सैलरी चाहिए। सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी 4,80,000, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 3,60,000, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है, टैक्सेबल अलाउंसेस, जी हाँ टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, दो हैं टैक्सेबल अलाउंसेस, एक है 20,000 और एक है 30,000, तो टोटल हो गए 50,000 टैक्सेबल अलाउंसेस। और एक होता है एनी अदर कैश सैलरी, वो यहाँ पर नहीं है, जिसमें हम लीव सैलरी लेते हैं जनरली। तो ये हो गया हमारे पास सैलरी फॉर रिटायरमेंट, सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन कितनी आएगी, अगर इसका टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 8,90,000। और वैल्यूएशन कितना होगा, वैल्यू ऑफ हाउस, हाउस एम्प्लॉयर का अपना है या क्या है, देखते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब ये हाउस एम्प्लॉयर का अपना है। और जब हाउस एम्प्लॉयर का अपना होता है तो 3 पॉइंट, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, कोलकाता में रह रहा है, मतलब जो पॉपुलेशन है 25 लाख से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन होगा वो होगा डायरेक्टली 15% ऑफ सैलरी 8,90,000 एंड इट कम्स आउट 1,33,500। ठीक है, 1,33,500 रुपए बेटा ये हमारे पास आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो जो टोटल सैलरी हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, वो होगी 4,80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,33,500 प्लस 24,000 प्लस अलाउंसेस मैंने इकट्ठे ले लिए हैं 20 प्लस 30 50,000 प्लस 7,000 प्लस 18,000, तो टोटल आती है 10,72,500, 10,72,500। और इसमें से 50,000 की स्टैंड डिडक्शन माइनस हो जाएगी, पहले 40,000 होती थी, अभी 50,000 हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 10,22,500 रुपए। ठीक है, ये टैक्सेबल सैलरी है। स्कैनर में आगे भी मिलेगा क्योंकि एग्जामिनर ने मांगी है टोटल इनकम, बट क्योंकि अभी मैंने आपके साथ कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया एटीसी, बट बता देता हूँ। देखिए एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू
आरपीएफ क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है सैलरी के चैप्टर में, एम्प्लॉयर का जितना कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में वो एटीसी में माइनस हो जाता है। मैक्सिमम लिमिट होती है जो प्रेजेंटली है वो 1,50,000। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ने भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हुआ है 1,08,00,000 रुपए। तो एटीसी में आप उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी या टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था ये था जून 2017 का क्वेश्चन। और बेटा ये था हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन। में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी जिस पर हमें अगर अजम्पशन लिए तो नोट करने की जरूरत पड़े। ठीक है, सम टाइम वी हैव टू राइट डाउन द अजम्पशन क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी अजम्पशन नहीं थी जिसके लिए हमें अलग से नोटिंग देना पड़े। ठीक है, हाँ आरएफआई का वर्किंग नोट बना देंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स अलग से अलॉट किए जाते हैं। डन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2017 का क्वेश्चन। दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिस्टर मोहन इज सेल्स मैनेजर इन स्टील किंग प्राइवेट लिमिटेड एट चेन्नई। देखिए ये हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि प्लेस का नाम अगर दिया गया है तो उसको हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 ही गेट्स फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से देखिए। और सैलरी में कोई इंक्रीज, जी हाँ सैलरी में इंक्रीमेंट है। साथ साथ करते चलेंगे। बेसिक सैलरी अप टू 30 सितंबर 2019 मतलब पहले 6 महीने की सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ, और 1 अक्टूबर से सैलरी बढ़कर होगी 30,000 रुपए पर मंथ। तो यहां पर जो बेसिक सैलरी ली जाएगी 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई 6, 1,20,000 रुपए। 30,000 मल्टीप्लाई 6, 180। सो बेसिक सैलरी हमारे पास होगी 3 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब अगर 3 लाख रुपए है बेसिक सैलरी, इसका 50% हो गया डीएनएस अलाउंस, और ये हमारे पास आएगा 1,50,000। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है 0, 0। ठीक है, ये काम आता है। तो डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है, 0। वर्किंग नोट कहीं बनाएंगे तो काम आ सकता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले टैक्स फ्री हुआ करता था 2 साल पहले तक। 1600 पर मंथ हमारा जो है वो टैक्स फ्री हुआ करता था, और 3200 फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। मगर 2 साल पहले जब स्टैंड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको विड्रॉ कर लिया गया। तो आज की डेट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कम्युनिकेट करने के लिए दिया जाता है, कम्यूट करने के लिए दिया जाता है। इट इज टोटली टैक्सेबल। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए 3200 पर मंथ टैक्स फ्री होता है, मगर फॉर नो अदर एम्प्लॉयज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। कितना है, 2,000 रुपए महीना, 24,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो आपको याद होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लास में करा है हमने बहुत डिटेल में। कितना मिला है, ये मिला है 1,000 पर मंथ। देखो ईच नहीं लिखा, 1,000 पर मंथ लिखा है 2 बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये मिला है 500 रुपया। ठीक है, एक पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2, कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, 1,000 रुपए टोटल पर मंथ मिला है 2 बच्चों के लिए, तो एक बच्चे का 500 रुपए। तो ये हमारे पास कितना आता है, ये आता है 12,000 माइनस, कैसे सिखाया था, 500 रुपए मिला है, टैक्स फ्री कितना होता है मैक्सिमम 100 रुपीज, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, तो टैक्स फ्री होगा 2,400 रुपया। टैक्सेबल हो गया 9,600 रुपया। ठीक है, आगे बढ़े। टिफिन अलाउंस, एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,000, टिफिन अलाउंस इज 100% टैक्सेबल, 15,000 रुपए। नेक्स्ट टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये पर्क होता है टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन की हेडिंग क्या थी, दोबारा पढ़ रहा हूं। मिस्टर मोहन इज सेल्स मैनेजर इन स्टील किंग प्राइवेट लिमिटेड एट चेन्नई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही गेट्स फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मतलब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये जो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है किसने पे किया है, एम्प्लॉयर ने। क्या बताया था क्लास में, अगर प्रोफेशनल टैक्स पे करता है एम्प्लॉय तो होता है माइनस, और अगर पे करता है एम्प्लॉयर तो पहले एज ए पर्क होता है प्लस और उसके बाद होता है माइनस। ठीक है, तो यहां पर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर
पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, पेड बाय एम्प्लॉयर कितना होगा 3,000 रुपए प्लस, ये माइनस भी करना याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर एट 15% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये हमारे पास है 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 15% ऑफ बेसिक सैलरी ये होगा 3 लाख का 15%, 45,000, ठीक है, 45,000। अब यहां पर कितना करेंगे, माइनस 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मतलब होता है बेसिक, ड्यू फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट निल, कमीशन निल, हमेशा ऐसे करके देखना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये आएगा आपके पास 36,000। सो जो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास आने वाला है, टैक्सेबल अमाउंट वो आएगा बेटा 9,000। डायरेक्ट करने के चक्कर में मत रहिएगा, मिस्टेक हो सकती है, इस क्वेश्चन में नहीं होगी मगर आगे हो सकती है। नेक्स्ट, एन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा पॉइंट लिखा है, एन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर वाज गिवन टू एम्प्लॉय फॉर होल ईयर, एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लिया और एम्प्लॉय को पूरे साल रहने के लिए दिया। लीज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 1,80,000, और इसके लिए एम्प्लॉयर ने पूरे साल का रेंट पे किया 1,80,000, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 2,000 पर मंथ, ये तो हम बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये है हाउस एट कंसेशनल रेंट, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ हाउस लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ हाउस, और इसको बाद में अभी हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। नेक्स्ट, डोमेस्टिक सर्वेंट salary reimbursed by employer as per employment agreement, it is fully obligation of employee, paid mat reimbursed by employer is fully taxable, ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ। तो सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, सैलरी ऑफ सर्वेंट कितनी है, ये 5,000 पर मंथ, तो ये होगा 60। अभी एक पॉइंट रहता है, हाउस का वैल्यूएशन नहीं करेंगे, इसका टोटल करते हैं, और कोई पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, जी नहीं, तो ये होगी बेटा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में माइनस करेंगे डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स 3,000, ठीक है, और तो कुछ नहीं था, 53,000 माइनस करेंगे टू कैलकुलेट नेट सैलरी। अब वर्किंग नोट में आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम ने क्या मांगा है, कैलकुलेट सैलरी इनकम, तो मतलब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, हमारा भी नहीं हुआ है क्योंकि हमें वर्किंग नोट बनाना है। वैल्यूएशन ऑफ हाउस, वर्किंग नोट लिखिएगा, और ये होगा वैल्यूएशन ऑफ हाउस। सबसे पहले निकालते हैं सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ हाउस, बेसिक 3 लाख, ड्यू फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट निल, साफ साफ लिखा था, नथिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस निल, कमीशन निल, टैक्सेबल अलाउंसेस मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूं ताकि रिवाइज होता रहे आपको पूरी डेफिनेशन। टैक्सेबल अलाउंसेस बेटा, टैक्सेबल अलाउंसेस में 1 2 3, ये 3 पॉइंट आएंगे, तो 24,000, 9,600 और 15,000, ये है टैक्सेबल अलाउंसेस, 3 टैक्सेबल अलाउंसेस हमारे पास हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है। तो ये अगर आप स्कैनर से रेफर कर रहे हैं तो मिस्टेक है वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर वर्किंग नोट में मिस्टेक है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 48,600 टोटल जो आता है, तो ये हमारे पास सैलरी आती है 3,48,600, और इसके बाद एक और होता है टैक्सेबल एनी अदर कैश सैलरी, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डन, तो ये हमारे पास हो गए 348,600, और वैल्यू ऑफ हाउस कितनी होगी, वैल्यू ऑफ हाउस होगी, जब एम्प्लॉय ने मकान किराए पर लेकर दिया है तो वैल्यू होती है 15% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट कितना पे किया एम्प्लॉयर ने, 1,80,000, ठीक है, विच एवरेज लोअर, ये 15% हमारे पास आता है,
52,290, विच एवरेज लोअर, तो लोअर होगा बेटा ये हो गई वैल्यू ऑफ हाउस 52,290। और फर्नीचर क्वेश्चन में गिवन है, साफ साफ लिखा हुआ है अनफर्निश्ड हाउस, तो फर्नीचर ऐड नहीं होगा, बट माइनस रेंट पेड। एम्प्लॉयर ने मकान दिया है, उसकी वैल्यू निकली है 52,290 रुपए, मगर एम्प्लॉय इसके लिए 2,000 रुपए अपनी जेब से पे कर रहा है, तो इसको हम माइनस करते हैं। गोल्डन रूल आपको याद होगा, क्लास में डिस्कस किया था, अगर एम्प्लॉयर को कोई पर्क मिल रहा है और पर्क मिलने के लिए उसे कुछ पैसा देना पड़ रहा है तो वो हमेशा माइनस करते हैं। 24,000 रुपए माइनस हो जाएगा, तो टैक्सेबल होगा 28,290 रुपए। ठीक है, ये होगा 28,290 रुपए। ठीक है, इसको टोटल कर लीजिएगा, जो आपकी सैलरी आएगी, ग्रॉस सैलरी हमारे पास आएगी, इसे कैलकुलेट करने के बाद, ये कैलकुलेट की ऑलरेडी मैंने, 598,890, और डिडक्शन आप इसमें से माइनस कर देंगे 53,000 रुपीज की, तो ये आता है 545,890। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। डन, ये क्वेश्चन था 8 नंबर का। नेक्स्ट, दिसंबर 2018, मतलब अगर हम स्कैनर के हिसाब से देखें तो दिसंबर 17 के बाद डायरेक्टली दिसंबर 18 का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सैलरी का क्वेश्चन 100% आया होगा, बट पता है मुझे शायद स्कैनर में उस क्वेश्चन को टोटल इनकम के असेसमेंट के साथ मर्ज कर दिया होगा। एनी हाउ, जब हम असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम करेंगे, ठीक है, तो वहां पर उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अभी चलते हैं दिसंबर 2018, डायरेक्टली हमें स्कैनर में नजर आ रहा है। ठीक है, दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था 9 मार्क्स, देखिए 7 नंबर फिर 8 नंबर का है, अब 9 नंबर यहां पर दिया गया है। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है ये हमारे पास। मिस्टर सुब्रमणी is senior manager finance of VKS Steel Limited. The particular of his emoluments for the year ended 31st March 20 are given below. Basic salary, DA, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है जी? नहीं, रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में ना स्कैनर में बहुत सारी मिस्टेक है, एक बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप स्कैनर रेफर करें सुचिता प्रकाशन का, तो इसमें मल्टीपल मिस्टेक्स हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको निकालनी है कंप्यूट टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, मतलब सैलरी निकालनी है जितना भी हम करते आए हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन में, सैलरी में कोई चेंज भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो साथ साथ करते हैं क्वेश्चन बेसिक सैलरी। ये क्वेश्चन है आपके पास फॉर दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था 9 मार्क्स। ठीक है जी, 9 मार्क्स। बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ, 7,20,000। नेक्स्ट, डीए, डीए 40,000 पर मंथ, 4,80,000। साथ में लिखा है 30% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वर्किंग नोट में शायद जरूरत पड़ेगी। एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव, बेटा ये होती है पर्क। देखो पर्क की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, पर्क की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, पर्क की डेफिनेशन इंक्लूसिव थी, और उसमें पर्क की डेफिनेशन अगर आप बुक को रेफर कर सकते हैं तो देखिएगा, बुक ओपन कर लीजिएगा, उसमें जो पॉइंट नंबर 8 मैंने आपको दिया था, उस पॉइंट नंबर 8 का जो लास्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ एनी, ठीक है, एनी अदर बेनिफिट, मतलब जो लिखे वो तो पर्क हैं, इसके अलावा भी अगर कोई और बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल पर्क होगा फेयर मार्केट वैल्यू के बेस पे। तो ये हमारा पर्क होता है एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ये 1,80,000 रुपए क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। एक लाख अस्सी हजार आगे बढ़ते हैं। HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं।
पहले कैलकुलेट करेंगे एचआरए की एग्जाम्पशन। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एचआरए है 10,000 पर मंथ। मिस्टर सुब्रमणी पेज रेंट 20,000 पर मंथ फॉर द फ्लैट ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 नवंबर 2019। देखिए ये एचआरए का इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। एचआरए मिल रहा है 1,00,000, एचआरए मिल रहा है 10,000 रुपये पर मंथ। और एचआरए की एग्जाम्पशन बेटा मिलेगी 1 नवंबर से। आपको याद है क्लास में मैंने बताया था, पहले 8 महीने के लिए मतलब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक एम्प्लॉय का रेंट गिवन नहीं है। मतलब जब एम्प्लॉय रेंट पे नहीं करता तो एचआरए की एग्जाम्पशन नहीं मिलती। तो हम एचआरए की जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे 8 महीने की अलग, ठीक है, और 4 महीने की अलग। इस 8 महीने में बेटा एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। इस 8 महीने में एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। तो बेसिकली जो कैलकुलेशन करनी है वो 4 महीने के लिए करनी है, ठीक है। यहां पर आपको 4 महीने की एग्जाम्पशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी, यहां तो कुछ नहीं करना हमें। बेसिक 4 महीने की बेसिक सैलरी 2,40,000, ठीक है। डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, 1 महीने का जो डीए है वो है 40,000 रुपए। 40,000 तो 4 महीने का होगा 1,60,000 रुपए। और उसका 30% हमारे पास कितना होगा, जो 30% हमारे पास आएगा, जो 30% बेटा हमारे पास आने वाला है, ठीक है, ये हमारे पास होगा 40,000 रुपए सैलरी है 1 महीने की। 4 महीने का डीए होगा हमारे पास 1,60,000 और इसका 30% हमें लेना है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये आता है 48,000। कमीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सैलरी फॉर 4 मंथ हमारे पास आएगी एचआरए के लिए 4,88,000 रुपीज, ठीक है। एचआरए की 4 लिमिट होती है, सॉरी एचआरए की 3 लिमिट होती है एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने की। नंबर 1, ठीक है, एक्चुअल एचआरए या अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड 4 महीने का लेना है। अमाउंट रिसीव्ड आ रहा है 10,000 पर मंथ, तो ये होगा 10,000 रुपए मल्टीप्लाई 4, 40,000। सेकंड लिमिट होती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। रेंट पे किया गया है 20,000 पर मंथ, तो ये हमारे पास होगा 20,000 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ 2,88,000 रुपीज। तो ये हमारे पास आएगा 80,000 माइनस 28,800 रुपीज एंड इट कम्स आउट 28,800। ये हमारे पास आ रहा है 51,200। और लास्ट हमारे पास होता है 40 और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होता है 50%, बाकी जगह होता है 40%। क्या क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नजर आ रही है? तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु है, चेन्नई बेटा नहीं लिखा। तो यहाँ पर इरोड लिखा है, ओके, इरोड लिखा हुआ है, तो मतलब ये चेन्नई नहीं है। तो यहाँ पर आप कितना लेंगे, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी, ये है थर्ड लिमिट हमारे पास, 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी, सैलरी हमारे पास है 2,88,000, 2,88,000 रुपीज। 2,88,000 का 2,88,000 का 40% हम लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 1,15,000, 1,15,200 रुपीज, विच एवरेज लोअर। तो जो लोअर यहाँ पर होने वाला है, एग्जाम्पशन जो हमारे पास निकलेगी वो होगी लोअर। तो बेटा जो लोअर हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास लिमिट नंबर 1 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 रुपए एग्जाम्पशन। तो टैक्सेबल कितना होगा, देखो पहली सिचुएशन में तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, यहाँ पर फुली टैक्सेबल है। कितने महीने का, 8 महीने का, तो यहाँ पर 8 महीने का होगा 80,000। और यहाँ पर जो आप टैक्सेबल निकालेंगे मिला है 40,000, एग्जेम्प्ट है 40,000। इफेक्टिवली टैक्सेबल कितना होगा, आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है शायद। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पशन निकाली है वो कितने महीने की निकाली बेटा, 4 महीने की, सॉरी 5 महीने की निकलेगी क्योंकि नवंबर से ऑक्यूपाई किया है। ओके सॉरी, ये मिस्टेक मैंने कर दी बेटा, 4 महीने की, ठीक है। चलो एनी हाउ, आप इसको अगर हम इसको 5 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो फर्क कितना पड़ेगा, इसको 5 महीने के लिए क्वेश्चन में आप 5 महीने के लिए कर लीजिएगा। मैंने 4 महीने का कर दिया तो उसको हम 4 महीने का ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक में चेंज कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में जो नवंबर लिखा हुआ है उसको 1 नवंबर की जगह आप 1 दिसंबर कर लीजिए, ठीक है। आप 1 नवंबर से कर लीजिएगा 5 महीने का, मुझे अदरवाइज पूरी की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पर जो आपकी एग्जाम्पशन निकलती है वो होती है निल।
और यहाँ पर आपके पास जो आएगी यहाँ पर टैक्सेबल टोटल होगा 80,000 रुपीज, ठीक है, 80,000। तो अगर आप 5 महीने का कैलकुलेट करते हैं, 5 महीने की एग्जाम्पशन निकालते हैं, तो वो भी नहीं लाएगी। 5 महीने 7 मंथ का टैक्सेबल आएगा 70, ठीक है। तो आप प्लीज वर्किंग नोट 5 महीने और 7 महीने का बनाइएगा। मेरे से बाय मिस्टेक 8 महीने और 4 महीने का बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 है फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। फॉर 7 मंथ्स ये आता है 70,000। तो मैं यहाँ पर जो लेकर चलूंगा बेटा, वो मैं 70,000 रुपए मैं यहां पर आपके साथ जो लेकर चल रहा हूं, मैं आपके साथ 70,000 रुपीज लेकर चलूंगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट प्लीज आप एक बार दोबारा बना लीजिएगा। चलिए, तो जो टैक्सेबल अमाउंट हमें लेकर चलना है, अरे इलेक्शन का टाइम है भाई, पीछे से शोर शराबा आ रहा होगा थोड़ा सा आपको यहां पर ब्रेक ले लेते हैं यार, 1 मिनट का, ठीक है। एक छोटा सा यहां पर मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूं। चलिए वापस आ जाते हैं, ठीक है, चला गया शोर। तो बेटा वर्किंग नोट मैंने बाय मिस्टेक 8 महीने और 4 महीने का बना लिया है। टैक्सेबल आया है 80,000, आप उसे 7 मंथ और 5 मंथ्स का बनाएंगे, टैक्सेबल आएगा 70,000। तो मैं क्वेश्चन में 70,000 ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, तो एचआरए होगा 70,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड गिफ्ट वाउचर 6,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। नाउ क्वेश्चन पॉइंट बेटा बहुत छोटा है, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छोटा है, पॉइंट छोटा है, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बिंग इसके ऊपर दो अजम्पशन है, ठीक है। यहां पर जो स्कैनर में आपको सॉल्यूशन दिया गया है, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर ही है, मगर यहां पर बेटा दो अजम्पशन होती हैं। मैंने क्लास में भी आपको बताया था। देखिए, जो गिफ्ट मिलता है कैश में वो पूरा टैक्सेबल होता है, मगर जो गिफ्ट इन काइंड होता है, गिफ्ट वाउचर होते हैं, वो उसमें 5,000 रुपए की एग्जाम्पशन होती है। यहां पर दो पॉइंट है। सीबीडीटी का सर्कुलर अगर आप पढ़ते हैं, तो सीबीडीटी के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली 5,000 रुपए की एग्जाम्पशन मिलती है, बैलेंस टैक्सेबल होता है। तो अगर मैं सीबीडीटी का सर्कुलर आपको रेफर कराता हूं, तो इसका मतलब हुआ 6,000 रुपए का मिला है अमाउंट, जिसमें से 5,000 रुपए टैक्स फ्री हो गया एज पर सीबीडीटी सर्कुलर, और 1,000 रुपए हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है। ये हो गया एजम्पशन नंबर 1। और दूसरी एजम्पशन होती है कि आप इसको पूरा का पूरा टैक्स, अगर 5,000 को क्रॉस कर रहा है तो पूरा टैक्सेबल, 5,000 रुपए तक है तो पूरा टैक्स फ्री। आपके इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने 2 या 3 क्वेश्चन में जब भी ये पॉइंट पूछा गया, उन्होंने सेकंड एजम्पशन लिया है। उन्होंने 5,000 रुपए तक अगर मिला है तो पूरा टैक्स फ्री, और अगर 5,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल रखा हुआ है, ठीक है। मार्क्स एग्जाम इंस्टीट्यूट से मिल रहे हैं ना, उनसे लड़ाई नहीं करनी है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें आप हमेशा इसमें क्या करेंगे, आप अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट इन काइंड मिल रहा है तो उसको पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा, और उसका हमेशा एक नोट जरूर दीजिएगा। नोट क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। गिफ्ट, ठीक है, 6,000। और इसके लिए एक नोट जरूर लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं आपको, एक नोट लिखिएगा इसके लिए, ठीक है। गिफ्ट, इफ वैल्यू ऑफ, सॉरी, अब देखिए, इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट इन काइंड exceeds 5,000 rupees, then it is fully taxable. However, as per CBDT circular, बेटा लिखना पड़ेगा एग्जाम में आपको, एज पर CBDT सर्कुलर 5,000 is tax free if value exceeds 5,000 rupees, ठीक है।
बस इतना लिख जाएगा, इट इज मोर, इट इज सफिशिएंट, ठीक है। देन या ठीक है, इतना इसको लिख देगा, इट इज सफिशिएंट। तो आपने एग्जामिनर को बता दिया कि देखिए सर मुझे पता है कि इसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, क्योंकि हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट 5,000 के बाद पूरा टैक्सेबल करता है, तो इसलिए मैं भी उसको फुली टैक्सेबल करके चल रहा हूं। मगर हम एग्जामिनर को बता रहे हैं देखिए सर हमें पता है कि सीबीडीटी का सर्कुलर फॉलो करने पर टैक्सेबल केवल 1,000 रुपए होता है, ठीक है, इसको आप दे दीजिएगा। ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर अगर आप रेफर करेंगे वेबसाइट पे जाकर तो उन्होंने ये नोट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप 1,000 पे लेंगे वो भी करेक्ट है, मगर आपको अजम्पशन वहां पर लिखनी पड़ेगी। मैं 6,000 इसलिए कह रहा हूं लेने के लिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ये सजेस्ट करता है और ऑल्टरनेटिव व्यू देता है। मार्क्स इंस्टीट्यूट से लेने हैं तो प्लीज बेटर है वो जो उन्होंने सजेस्ट किया है वो कीजिए, ठीक है, जहां ऑल्टरनेटिव व्यू है। बट जहां मिस्टेक है उस मिस्टेक को मत कीजिएगा फॉलो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ और मिस्टेक्स दी गई हैं जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को, मेरे को ध्यान नहीं है इंस्टीट्यूट का सजेशन आंसर, मगर स्कैनर में गिवन है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर। छोटी कार है बड़ी कार है, ये हमारे पास है बड़ी कार, ठीक है, बड़ी गाड़ी है। विदाउट शॉफर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, अब बड़े ध्यान से करेंगे भाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 4 महीने के लिए गाड़ी मिल रही है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 30,000 वर फुल्ली बोर्न बाय एम्प्लॉयर। कार इज यूज्ड बाय सुब्रमणी बोथ फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस। ये लीजिए, जब ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस होता है और कार एम्प्लॉयर की होती है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इररेलेवेंट। यहां पर बेटा कार का वैल्यूएशन बड़ा सिंपल है, कार एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का। छोटी कार 1800, बड़ी कार 2400 रुपया, ठीक है, तो 2400 करेंगे यहां पर हम। 2400 कितने महीने का? 4 महीने का। ड्राइवर नहीं है तो ये होगा 9,600 रुपीज, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ एम्प्लॉयर पेड फॉलोइंग प्रीमियम फॉर मिस्टर सुब्रमणी। एम्प्लॉयर ने सुब्रमणी के लिए पे किया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। पहले 2 पॉइंट तो हमने क्लास में कवर किए हुए हैं, थर्ड पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स फ्री होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल होता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स फ्री, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, स्कैनर में जो दिया गया है उन्होंने क्या करा है, 12,000 रुपए को भी बेटा टैक्सेबल कर दिया है, तो ये गलत है, उसको काट दीजिएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर करा रहा है अपने एम्प्लॉय का, कि कल अगर एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी रिकवरी की जा सके। इससे एम्प्लॉय को कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं हो रहा है, समझिएगा, ना तो कोई इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है, ना कोई फ्यूचर में उसको पैसा मिलने वाला है। ये एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट के लिए करा रहा है। इसके ऊपर कोर्ट का केस है, बहुत पुराना है, तो याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराता है, इट इज टैक्स फ्री, ठीक है, नील। अब स्कैनर में इन तीनों को टैक्सेबल किया हुआ है, तो बट ऑब्वियस है वो गलत है और आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड टू इरोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाय सुब्रमणी 5,000। अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो प्लस माइनस, एम्प्लॉय पे करता है तो माइनस, तो प्रोफेशनल टैक्स अभी हम माइनस करेंगे, नथिंग एल्स। ओके, सारा पॉइंट हो गया, तो कर लोगे क्वेश्चन आगे बेटा, ठीक है। ये आपके पास होगी ग्रॉस सैलरी, कुछ रहा तो नहीं है? नहीं, सब हो गया हमारे पास। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, कुछ नहीं बचा है, सारा हो गया। तो ये होगी बेटा हमारे पास ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगी, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं। ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? 50,000, एंड प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया है? 5,000, तो माइनस होगा 55,000। ये होगी आपकी नेट सैलरी, प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस माइनस करना है सिर्फ आपको। डन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। अब चलते हैं जून 2019। जून 2019, ये क्वेश्चन पूछा गया 10 मार्क्स। देखिए आपने सीक्वेंस,
7 नंबर से शुरू किया था, 7, 8, 9, 10, मतलब एक एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है इन एवरी एग्जामिनेशन। तो ये हमारे पास है जून 2019 and it was asked in examination for 10 marks। ठीक है, चले। Purvisha is HR manager in Purni Textile Limited. She gives you following particulars for the year ended 31st March 2020. Basic salary 1 lakh rupees. DNS allowance 24,000, 30% of which form part of salary for retirement benefit. Bonus, क्या क्वेश्चन रिटायरमेंट का है? जी नहीं, क्वेश्चन रिटायरमेंट का नहीं है। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं साथ साथ। कोई सैलरी में चेंज है? सैलरी में कोई चेंज भी नहीं नजर आ रहा है हमें। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी बेटा ये है 1 लाख मल्टीप्लाई 12, 1,20,000। DNS अलाउंस 24,000 पर मंथ, 2 लाख, ये पहला मिस्टेक है, ये होगी 12 लाख। ठीक है, ये होगा 2 लाख 88,000। नेक्स्ट, बोनस, वेरी स्ट्रेंज, बोनस जनरली एक मंथ के लिए होता है, यहाँ पर तो हर महीने का बोनस दिया गया 21,000 रुपये। फुली टैक्सेबल 252। नेक्स्ट, her employer company has provided her with an accommodation on 1st April 2019 at concessional rent। employer ने employee को रहने के लिए 1 अप्रैल से मकान दे दिया। house was taken on lease by a company, कंपनी ने मकान किराए पर लिया था 12,000 रुपये पर मंथ। पूर्वशी occupied house from 1st November 2019 at ठीक है। अब देखो, एम्प्लॉयर ने मकान तो रहने के लिए दिया एम्प्लॉय को 1 अप्रैल से, मगर एम्प्लॉय ने वो मकान ऑक्यूपाई किया 1 नवंबर से। याद रखिएगा, जब हम यहाँ पर हाउस का वैल्यूएशन करते हैं तो जिस पीरियड से एम्प्लॉय ने हाउस ऑक्यूपाई किया बेटा, वहां से वो टैक्सेबल होता है। ओके, तो वैल्यू ऑफ हाउस बाद में निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए सैलरी की डेफिनेशन में बहुत से एलिमेंट जो भी आगे आएंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं इस पॉइंट को। एम्प्लॉयर गिव हर अ गिफ्ट वाउचर 10,000 ऑन हर बर्थडे। देखो सेम अजम्पशन जो भी लास्ट क्वेश्चन में ली थी, वैल्यू गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट 10,000 रुपए का है, वाउचर है। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का होता है तो दो अजम्पशन होती हैं, 5,000 रुपए तक टैक्स फ्री, बैलेंस इज टैक्सेबल सीबीडीटी के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली, या फिर 5,000 के बाद अगर 5,000 को क्रॉस करता है तो फुली टैक्सेबल। ठीक है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देता है अगर 5,000 को एक्सीड करता है। तो जो सेम मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बेटा ये अजम्पशन दी थी, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप बिल्कुल सेम अजम्पशन को लिखेंगे। ठीक है, ये वर्ड काट दीजिएगा यहाँ से, ये सेम अजम्पशन आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम पूरा ले रहे हैं 10,000 रुपए टैक्सेबल। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी यही कहता है, मगर आपको दूसरी अजम्पशन को लिखना होगा। नेक्स्ट, शी कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% of her salary, basic pay plus DA towards recognized provident fund and employer contributes the same। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही recognized provident fund में सैलरी कंट्रीब्यूट करते हैं 18%। जब तक अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं लिखा होगा, रिकॉग्नाइज्ड लेकर चलेंगे आप। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना किया है? 18%। 18% किस चीज का? 18% लिया है 18% ऑफ बेसिक पे है 12 लाख प्लस डीए, वहां डीए लिखा है, डीए है 2,88,000। देखिए बेटा, मैं वो निकाल रहा हूं जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो कंट्रीब्यूट किया है बेसिक सैलरी और डीए का, तो इसको निकाल दीजिए। ये हमारे पास आएगा 12 लाख प्लस 2,88,000, इसका 18%, 267,840 माइनस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस 12% ऑफ
सैलरी का मतलब क्या होता है आरपीएफ में? बेसिक है 12 लाख प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। हमें डीए नहीं, हमें डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए जो कि है 30%। तो बेटा डीए हमारे पास है 2,88,000 और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इसका 30% ये आता है 86,400 प्लस कमीशन ऑन सेल्स जो है नील। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए कहा था कि हमेशा कैलकुलेट करके देखना। अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप 6% टैक्सेबल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 12 लाख प्लस 86,400 और नील। टोटल सैलरी आती है 12,86,400 और इसका 12% आता है हमारे पास 1,54,368। 154,368 टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 267,840 में से माइनस कर देंगे इसे, ये होगा 113,472। ठीक है, नेक्स्ट। और जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उतना ही एम्प्लॉय ने, तो ये बेटा सेम अमाउंट, ये जो अमाउंट आ रहा है सेम अमाउंट एटीसी में माइनस भी हो जाएगा जब आप एटीसी की डिडक्शन क्लेम करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर ने सिर्फ सैलरी मांगी है तो हम सिर्फ सैलरी तक ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म अलाउंस ऑफिशियल अलाउंस फुली टैक्स फ्री। यूनिफॉर्म अलाउंस नील, एज्यूम करें पूरा का पूरा खर्च कर दिया गया होगा। ठीक है, एजम्पशन इसकी लिख दीजिएगा, एज्यूम यूनिफॉर्म अलाउंस इज 100% स्पेंड। कंपनी pays medical insurance premium to affect insurance on health of Purvashi 20,000. Medical insurance premium fully tax free. Motor car owned by employer, cubic capacity of engine exceed 1.6 liter, provided to Purvashi from 1st November 2019, which is used for both official and personal purpose. रिपेयर एंड रनिंग एक्सपेंसेस 70,000 पर फुली मेड बाय कंपनी। मोटर कार सेल्फ ड्रिवन, कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉयर का, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। छोटी कार 1800, बड़ी कार 2400 रुपए। अभी तक देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन किए हर जगह सेम पॉइंट आया। तो ये कार है बड़ी, 2400 रुपए होगा नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का आपको लेना है यहाँ पर। कार 2400 मल्टीप्लाई 5, तो बेटा ये होगा 12,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो हमारा एक पॉइंट रहता है हाउस का वैल्यूएशन। यस, वैल्यू ऑफ हाउस हमारे पास रहती है, ये होगी ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अच्छा, ना तो इस क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स गिवन है और ना ही आपको गवर्नमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये होगी नेट सैलरी। तो हाउस का वैल्यूएशन करते हैं वर्किंग नोट में। वैल्यूएशन ऑफ हाउस, सबसे पहले चाहिए सैलरी। सैलरी मींस बेसिक 12 लाख। डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ये हमारे पास था 86,400। बोनस 2,52,000। कमीशन नील। टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस हैं क्वेश्चन में जी नहीं, एक ही अलाउंस था वो टैक्स फ्री है, तो टैक्सेबल अलाउंसेस में नील और एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट ये भी नील। तो सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ हाउस के लिए आएगी 1,20,000, सॉरी 12 लाख प्लस 86,400 प्लस 252,000, तो ये हमारे पास आती है 15,38,400 रुपये। हाउस की वैल्यू निकालते हैं। अगर हाउस एम्प्लॉयर का अपना है, किराए पर लिया, देखो एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है, एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया। अब यहां पर बेटा एक चीज और बड़ी ध्यान से देखनी है आपको, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाउस एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है, तो हाउस का वैल्यूएशन क्या होता है? 15% ऑफ सैलरी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और ये ध्यान देखिएगा, 15% बेटा हमने जो सैलरी निकाली है सॉरी, ये पूरे 12 महीने की है। और हाउस का वैल्यूएशन क्या होगा? दोबारा पढ़ो उस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Her employer company has provided with accommodation on 1st April 2019 at concessional rent. The house was taken on lease by company for 12,000 per month. Purvashi occupied house from 1st November 2019. ठीक है, हाउस का वैल्यूएशन उतने ही पीरियड के लिए टैक्सेबल होता है जितने पीरियड के लिए इंप्लॉय हाउस को ऑक्यूपाई करता है। तो इंप्लॉय ने हाउस ऑक्यूपाई किया है केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। तो बेटा मुझे जो सैलरी चाहिए वो भी केवल 5 महीने की चाहिए, नवंबर से लेकर मार्च तक की। तो जो हमने सैलरी निकाली है वो पूरे 12 महीने की है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 5 महीने की सैलरी निकालता हूं तो ये होगी 5/12। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगी 6,41,000 रुपए। ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा, इसको मिस्टेक मत करिएगा, फंस जाएंगे। डन। अब तो वैल्यूएशन ऑफ हाउस में 15% ऑफ सैलरी, सैलरी जो 5 महीने की है, और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है मकान के लिए? 12,000 रुपये महीना। तो ये जो 12,000 है ये भी केवल 5 महीने के लिए ही हम लेंगे। 96,150 और 60,000, विच एवरेज लोअर, लोअर आएगा 60,000। अनफर्निश्ड हाउस है, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, अनफर्निश्ड हाउस है, फर्नीचर ऐड नहीं होगा, मगर माइनस क्या करेंगे? रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, रेंट पेड बाय पूर्वशी। कितना पे किया है पूर्वशी ने? पूर्वशी ने पे किया है मकान के लिए 4800 पर मंथ इज रिकवर्ड फ्रॉम सैलरी। तो 4800 रुपया 12 कितने, सॉरी 5 महीने का, नॉट 12 महीने, 5 महीने के लिए। तो ये होगा 4800 मल्टीप्लाई 5, 24,000। तो टैक्सेबल हो जाएगा 36,000। ठीक है, 36। तो बेटा इस 36 को ऐड कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद सिर्फ ग्रॉस प्लस माइनस करना है, ग्रॉस सैलरी निकाल लीजिए और नेट सैलरी निकाल लीजिएगा। ठीक है, नोटिंग यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। नोटिंग आपको यहाँ पर बेटा दो देनी पड़ेगी। पहली नोटिंग आपको देनी पड़ेगी गिफ्ट के लिए, दूसरी नोटिंग आपको देनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ हाउस के लिए। आपको बताना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ हाउस, वैल्यू हाउस इज टैक्सेबल फॉर द पीरियड फॉर विच हाउस इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, बाकी नोटिंग देने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी नोटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। जून 19 में एक और क्वेश्चन आया 5 नंबर का, मतलब जून 19 में सैलरी चैप्टर से ही बेटा क्वेश्चन आ गए 15। मगर ये क्वेश्चन आप अभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर सेक्शन 80CC D का ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, हम सिर्फ उतना ही ट्रीटमेंट करेंगे जो सैलरी में होता है। Krishna is employed in XYZ Limited. He gets a basic salary of 80,000 per month and DNS allowance equal to 40% of basic salary. 50% of DNS allowance form part of pay for retirement benefit. Both Krishna and XYZ Limited contribute 12% of basic salary to new pension scheme referred to section 80CCD. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही सैलरी का, बेसिक सैलरी का 12% 80CCD की कमीशन में, 80CCD की पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये बेटा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, अदर एम्प्लॉय है। ठीक है, एग्जामिन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड ओन कंट्रीब्यूशन इन हैंड्स ऑफ कर्ता। देखिए जून 19 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन बेटा अभी हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ सैलरी का कर रहे हैं। क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी डिडक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार डिडक्शन क्लास में कंप्लीट हो जाए फिर इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपको हिंट देता हूं। कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम
covered under section 80 CCD. बेटा जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है, इस पर डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अलाउड। अभी मैं सब सेक्शंस में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ सेक्शन लिख रहा हूं। अंडर सेक्शन 80 डबल CD। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होता है फुल्ली टैक्सेबल अंडर सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो जो लास्ट पॉइंट है वहां पर आपको नजर आएगा। देन डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80 CCD। हमने अभी क्लास में 80 CCD नहीं किया है, तो मैं ये ट्रीटमेंट तो आपको नहीं बता सकता अभी, ठीक है, हमें करना भी नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर देखिए, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट किया है वो सैलरी हेड में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12% ऑफ बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 हो गया 9,60,000, इसका 12% हो गया 1,15,200 रुपए। तो बेटा 1,15,200 रुपए पहले तो सैलरी में प्लस हो जाएगा, फिर 1,15,200 रुपए जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और 1,15,200 रुपए जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का ट्रीटमेंट सेक्शन 80 CCD में भी होगा, ठीक है। हम उसका अभी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। डन। चलो, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करेगा जब क्लास में मैं आपके साथ 80 डबल CD करवा दूंगा। और याद रखिएगा, असेसमेंट ईयर 2021 में फाइनेंस एक्ट 19 के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट भी आई है 80 CCD, तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो अभी मेरे पास नजर आ रहा है, ये है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन आपके स्कैनर में अभी सॉल्यूशन नहीं होगा। जो मेरे पास सॉल्यूशन है ये, इसमें अभी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए दिसंबर 2019 का क्वेश्चन करते हैं। दिसंबर 2019, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 9 मार्क्स के लिए। चलिए अब देखिए रिवर्स हो गए, 7 नंबर, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, हाँ 5 नंबर का एक एक्स्ट्रा है। अब 10 के बाद वापस 9 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन। Mr. Subramani is Chief Finance Minister of Messrs LHW Limited based at Chennai. He has given following particulars relating to salary. ठीक है, सैलरी इंफॉर्मेशन गिवन है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, साथ साथ करते जाते हैं, और सैलरी में कोई चेंज भी नहीं है। बेसिक सैलरी 7,20,000, बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ, तो 7,20,000 रुपए। ये लो, ये तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने में आसानी दे दी। DA 25,000 रुपए पर मंथ, तो ये हो गया 3 लाख। ब्रैकेट का पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है ब्रैकेट में? लिखा है फॉर्म पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 3 लाख का 3 लाख रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा। बोनस 2 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर है, बोनस निकालना पड़ेगा। तो 60,000 की है बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 2, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, हम एज्यूम कर रहे हैं बोनस इज एक्चुअली पेड। कमीशन 0.1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, ठीक है, टर्नओवर ऑफ कंपनी फॉर प्रीवियस 1920 20 करोड़। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर मैं इसमें जम्पशन लेना चाहूं, ठीक है, इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इन जनवरी 2020, अभी इंस्टीट्यूट की साइट पर, सीएम इंस्टीट्यूट की साइट पर सजेस्टेड आंसर नहीं है, ठीक है। लेट्स सी इंस्टीट्यूट क्या जम्पशन लेता है, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चीफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो मिस्टर सुब्रमण्य है, ये है चीफ फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो चीफ फाइनेंस मिनिस्टर है उसका सेल में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो सेल्स सॉरी, अगर ये मार्केटिंग पर्सन होता या सेल्स डिपार्टमेंट से होता तो समझ आता। यहां पर कमीशन तो दी गई है 1%, ठीक है, हम कैलकुलेट कर देंगे, मगर जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो
वर्किंग नोट में कुछ जगह लेनी पड़ती है कमीशन और कुछ जगह लेनी पड़ती है कमीशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड जो कमीशन होती है, ठीक है, यहां पर हम क्या एज्यूम करें कि सेल कराने में मिस्टर सुब्रमण्य ने कोई इन्फ्लुएंस किया है या हाथ नहीं है, तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आगे आने वाले वर्किंग नोट में, तो वहां पर आपको जम्पशन लेनी पड़ सकती है। अभी यहां पर तो ऐड कर लेते हैं, कमीशन चाहे फिक्स्ड है चाहे बेस्ड ऑन सैलरी है, इट इज फुली टैक्सेबल। कमीशन 0.1% नहीं है, 0.1, 20 करोड़ का 0.1% आप निकालेंगे तो ये आएगा 2 लाख। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है लगाते चलेंगे एग्जाम में मार्क्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें आगे। ये होगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 3,50,000 ईच। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो एटीसी में माइनस होगा, यहां पर कवर करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 3,50,000 माइनस 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक, बेसिक सैलरी 7,20,000, ठीक है। डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए कहता है पूरा का पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है 3 लाख। एंड कमीशन ऑन सेल्स, जी हाँ मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, तो हम ये एज्यूम करके चल रही हैं ये जो कमीशन है बेटा ये उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन है, क्योंकि अगर हम इसे परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन नहीं मानेंगे तो फिर ये इधर आपको आरपीएफ के वर्किंग नोट में यूजफुल नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर 2 लाख रुपए है। अगर इंस्टीट्यूट कोई एजम्पशन चेंज करता है तो प्लीज जब भी इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर अवेलेबल होगा, ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं इट इज ही इज गेटिंग कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस रिलेटेड टू सेल्स। तो ये टोटल कितना होगा, ये हमारे पास होगा 12,20,000, और 12,20,000 का जब आप निकालेंगे 12% तो ये आएगा 1,46,400, ठीक है। और टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 2,03,600 रुपया, 2,03,600 रुपया, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 9.5%, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट टू आरपीएफ बेटा 9.5% मिला है, 9.5% ही टैक्स फ्री होता है, तो ये जो टैक्सेबल होगा वो होगा आपके पास नील। नेक्स्ट, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, तो हाउस का वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ हाउस, वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू हम यहां लिखेंगे। और नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसके लिए डिडक्शन भी मिल सकती है, बट ये तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 30,000 प्लस होगा, माइनस कुछ नहीं होगा। हॉस्टल अलाउंस, ध्यान से पढ़िएगा, हॉस्टल अलाउंस मिला है 5,000 ईच फॉर 3 चिल्ड्रन, 5,000। तो बेटा 5,000 रुपए जो है हॉस्टल अलाउंस मिला है, ये मिला है 5,000 ईच, मतलब ये पूरे साल का है 5,000 मल्टीप्लाई 3। एग्जाम कितना होता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, 300 रुपए पर मंथ, तो 300 रुपए एक महीने का, तो 12 महीने का कितना हुआ 3,600, ठीक है। 300 रुपए एक बच्चे का एक महीने का एग्जाम्प्ट होता है, तो एक बच्चे के लिए एक साल का जो होगा वो होगा 3,600 रुपया, ठीक है। तो 5,000 रुपए मिला, एग्जाम्प्ट होगा 3,600 रुपया। मिला है 3 बच्चों के लिए, टैक्स फ्री होता है 2 बच्चों के लिए, तो टोटल मिलेगा 15,000, एग्जाम्प्ट होगा 7,200, तो टैक्सेबल हो जाएगा हमारे पास 7,800 रुपया, ठीक है। नथिंग एल्स, क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास होगी ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ भाई आप एग्जाम में पूरा लिख लेना, डिडक्शन सेक्शन 16, ठीक है। और ये होगी नेट सैलरी, डिडक्शन हम दे रहे हैं 50,000 रुपए की, प्रोफेशनल टैक्स गिवन नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है। आप फटाफट एक वर्किंग नोट यहां पर बना लेते हैं वैल्यू ऑफ हाउस के लिए। वैल्यूएशन ऑफ हाउस,
सबसे पहले हमें चाहिए सैलरी। देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मकान पूरे 12 महीने की है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्ट ऑफ द पीरियड दिया गया। तो बेटा यहाँ पर सैलरी की मीनिंग क्या होता है? बेसिक 7,20,000। डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट पूरा है 3 लाख। बोनस नहीं है। कमीशन, ठीक है, कमीशन कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है कितना है यहाँ पर, 2 लाख। टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस कितने हैं क्वेश्चन में? टैक्सेबल अलाउंसेस में आएगा बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड ये, तो ये होगा 37,800 एंड एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट जो है निल। इसको टोटल कीजिए, कितना आएगा ये? 7,20,000 प्लस 3 लाख प्लस निल प्लस 2 लाख प्लस 37,800, ये हमारे पास आएगा 12,57,800। हाउस की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में देखें, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर विच कंपनी पेज एनुअल रेंट 80,000। तो 15% ऑफ सैलरी, $188,670 और एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 80,000 विच एवरेज लोअर, बेटा लोअर होगा 80,000। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, फर्निश्ड अनफर्निश्ड है, तो मतलब ना तो यहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट प्लस होगा और ना ही रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस हो सकता है। तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 80,000। 80,000 को यहाँ पर रख लीजिए, उसके बाद प्लस माइनस करके आप नेट अमाउंट निकाल लीजिएगा। दैट्स इट बेटा। सो अभी तक हमारे पास 6 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, 6 एग्जाम के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, वो हमने सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो जहां पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उस मिस्टेक का ध्यान रखिएगा। जहां पर एजम्पशन लेने की जरूरत पड़े एग्जाम में, एजम्पशन जरूर दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन प्रेजेंट करते हुए आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको इकट्ठा लिखते चले जाइए। जैसे मैं क्या करता था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वैल्यूएशन बाद में करना है, पॉइंट लिख दीजिए, आपको माइंड में रहेगा कि मुझे ये पॉइंट करना है। ठीक है, एक सीक्वेंस बनाइए। ठीक है, फिर वर्किंग नोट, क्योंकि जब भी आप हाउस का वैल्यूएशन करेंगे, याद रखिएगा हाउस के वैल्यूएशन में मुझे सैलरी के लगभग सभी एलिमेंट चाहिए होते हैं। और आपने क्वेश्चन में देखा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पहले उसने हाउस का वैल्यूएशन दे दिया और बाद में वो आपको दे रहा है अलाउंसेस। तो अगर आपने शुरू में ही वैल्यूएशन कर दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा, वर्किंग नोट का नंबर उसके आगे जरूर लिखिएगा। जैसे अगर यहाँ पर एक ही है तो ये वर्किंग नोट अगर आपने लिखा है वर्किंग नोट, ठीक है, ये है नंबर 1, तो वहां पर आप जरूर लिखिएगा। अगर एग्जाम में रहे थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, और जहां पर आपने कोई एजम्पशन लिया, जैसे हमें एजम्पशन लेने की जरूरत पड़ी है कहां पर, गिफ्ट वाले पॉइंट में, तो ठीक है, तो वहां पर भी लिखिएगा नोट 1 या नोट 2 और वो एजम्पशन आप जरूर दीजिएगा। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि सीबीडीटी की एजम्पशन को नोट में लिखिएगा और अगर 5,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो पूरा टैक्सेबल कीजिएगा, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट पूरा अमाउंट टैक्सेबल करता है अगर वो 5,000 को एक्सीड करता है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्कैनर को आगे बढ़ाएंगे। सैलरी खत्म हो गया है तो आगे बढ़ेंगे और हम कवर करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।